दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी अपने हस्बैंड के साथ कार में फंस जाती है और उसकी कार सुनसान सड़क पर बर्फीले तूफान से ढक जाती है। अब देखना यह है कि वह दोनों कार से बाहर कैसे निकलते हैं या फिर वहीं फंस जाते हैं। मूवी का नाम है सेंटीग्रेड। मूवी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि हस्बैंड और वाइफ बर्फ से ढकी कार में फंसे हुए होते हैं, जिसमें वाइफ का नाम नाओमी था और हस्बैंड का नाम मैट। दरअसल नार्वी एक राइटर थी और वह अपने काम के सिलसिले में नॉर्वे गई होती है। काम खत्म करके लौटते समय रास्ते में बर्फीले तूफान का सिलसिला शुरू होने लगता है। शुरू में हल्की बर्फ चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे तूफानों का सिलसिला बढ़ता गया। इसीलिए मैट ने अपनी कार को रोड के साइड में लगाया। उनका सोचना यह था कि तूफान खत्म होने के बाद वह वहां से तुरंत निकल जाएंगे। वे दोनों गाड़ी में बैठे बैठे तूफान खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। काफी समय बीत जाने के बाद उन दोनों की कार में ही आग लग जाती है और वे दोनों जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि उनकी कार पूरी तरह से ढकी हुई थी। नाओमी और मैट दोनों ही परेशान हो जाते हैं। वे दोनों दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार बर्फ की मोटी चट्टानों से ढकी हुई होती है और इस सिचुएशन में दरवाजा खोल पाना उनके लिए असंभव था। फिर मैट गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है ताकि वह बर्फ से बाहर निकल सके, लेकिन उनकी कार बर्फ के इतने बड़े तूफान से ठंडी हो चुकी थी और इसी वजह से गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती। जिसके बाद वे दोनों फोन ट्राई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर नेटवर्क ही नहीं होता। वे दोनों अब इंतजार करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे और उनको ये भी नहीं पता था कि तूफान चला गया है या फिर अब भी है, क्योंकि कार मानो पूरी तरीके से सीज हो चुकी थी और वहाँ पर लगातार ठंड बढ़ती जा रही थी। इस ठंड से नाओमी को बहुत दिक्कत होने वाली थी, क्योंकि वह 8 महीने की प्रेग्नेंट लेडी थी और इससे कभी भी उसको प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन मैट और नाओमी भरोसा रखते हैं कि कोई न कोई उनको कार को वहां से निकाल लेगा, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनकी कार ऊपर से प्रॉपर दिख रही होगी। लेकिन वे दोनों इस बात से अनजान थे कि कार के ऊपर का थोड़ा बहुत हिस्सा ही दिख रहा था, नहीं तो उनकी गाड़ी पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी और यहाँ तक कि सड़क भी नहीं दिख रही थी। उन दोनों के लिए वहाँ पर सरवाइव करना थोड़ा आसान भी था, क्योंकि उनके पास खाने के लिए बहुत सारा खाना होता है जो कि आराम से 10-11 दिन तक चल सकता था। वे दोनों हिसाब से ही खाना खाया करते थे और मैट कम खाना खाता था और नाओमी को अपना खाना देता था, क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी और उसको इसके लिए पावर चाहिए थी। नाओमी मैट को खिड़की खोलने के लिए कहती है ताकि वह वहाँ से बाहर जा सके, लेकिन मैट का मानना यह था कि अगर तूफान चलता रहा तो वह नाओमी को उस तूफान से बाहर कैसे निकालेगा। इसीलिए वह खिड़की नहीं खोलता है और अंदर ही रुकने का फैसला करता है, जिससे कि उन दोनों के बीच में बहस भी होती है और इसी तरह उनको उस कार में सरवाइव करते हुए 3 दिन हो जाते हैं। उनको वहाँ पर सरवाइव करने में तकलीफ इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनके पास पहले से ही गर्म कंबल, पानी और खाना अवेलेबल था। फिर हम देखते हैं कि नावी अपनी डायरी में पीछे कुछ लिख रही होती है और मैट आगे की सीट पे लेटकर आराम कर रहा होता है। तभी नाओमी बोतल से पानी पी के उसका ढक्कन ठीक से बंद नहीं करती और मैट के हाथ के पास रख देती है, जिससे मैट के हाथ से धक्का लगने से पानी गिर जाता है। मैट तुरंत ही बोतल को उठाता है, लेकिन काफी पानी गिर चुका था। इसको भी लेकर के उन दोनों में काफी बहस होती है, लेकिन कुछ देर बाद वे दोनों फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। रात को वे दोनों जब सो रहे होते हैं तभी उनकी कार के ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती है और वे दोनों तुरंत ही उठ करके मदद मांगने लगते हैं। उन्हें लगा कि कोई इंसान होगा, लेकिन वहाँ पर जानवर थे जो कि उनका शोर सुन के वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। उन दोनों के हाथ में सिर्फ निराशा ही लगती है और भी कई दिनों तक वे दोनों वहाँ पर फंसे रहते हैं। उनका पानी भी खत्म हो चुका था, जिससे कि मैट खिड़की के थोड़े जगह से बर्फ को मोमबत्ती से पिघला करके उसके पानी को पी सके, लेकिन बर्फ की चट्टान काफी मोटी थी और उसे मोमबत्ती से पिघाल पाना जल्दी का काम नहीं था। फिर भी जो भी बर्फ पिघली उससे वे दोनों पानी पिए करते थे और ऐसे ही कई दिनों तक और सरवाइव करते हैं। लेकिन एक दिन नाओमी अपने फोन को लेकर लेटी हुई होती है। उसका फोन नीचे गिर जाता है और उसकी बैटरी भी बाहर निकल जाती है। नाओमी तुरंत ही अपना फोन उठाती है, उसे ऑन करती है और वह देखती है कि उसके फोन में सिग्नल आ चुका था और वह तुरंत अपने डैड को कॉल करती है। वह अपने डैड से बताती है कि वह नॉर्वे के रास्ते में गाड़ी में फंस चुकी है और बाहर पूरी तरीके से तूफान चल रहा है। वह अपनी बात खत्म नहीं कर पाती तभी उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है, जिससे कि मैट एक बार फिर से नाओमी के ऊपर गुस्सा करता है।
मैट बार बार नाओमी से इसलिए गुस्सा हो रहा था क्योंकि वह नाओमी के काम के लिए यहाँ आया हुआ था और वह फंस चुका है। अब तक उन्हें यहाँ फंसे हुए 9 दिन हो चुके थे और उनका खाना भी खत्म होने वाला था। इसीलिए मैट अपने लिए कम खाना खाता है और नाओमी को ज्यादा खाना देता है। नाओमी एक बार फिर से मैट को कहती है कि खिड़की खोल करके हमें बाहर निकलना चाहिए, लेकिन मैट इस बार भी इससे सहमत नहीं था। मैट फिर से वही सोचता है कि बाहर निकलेंगे, ठंड लगेगी, कहाँ जाएंगे। ऐसे उनका धीरे धीरे समय बीतता रहता है और उनको कार में सरवाइव करते हुए 11 दिन हो जाते हैं। अब नाओमी पूरी तरीके से टूट चुकी थी। उसे लगता है कि अब दोनों वहाँ से बाहर निकल नहीं पाएंगे। तभी बाहर एक बर्फ हटाने वाली गाड़ी आती है। गाड़ी की आवाज सुन करके वे दोनों चिल्ला करके हेल्प मांगने लगते हैं, लेकिन गाड़ी में बैठे ड्राइवर को आवाज सुनाई नहीं देती और उनकी कार जो कि बर्फ से ढकी हुई थी उस पर भी ध्यान नहीं देता, सिर्फ सड़क से ही बर्फ हटा करके सीधे वहां से निकल जाता है। वे दोनों इसको लेकर के आपस में काफी लड़ते हैं, लेकिन अगर वो लड़ना ना भी चाहें तो भी उनके ऊपर चिंता, परेशानी और भूख हावी हो चुकी थी। अब उनके पास ना ही पानी था और ना ही खाना। उनके पास एक ही चारा था, बर्फ खाएं और बर्फ ही पिएं। रात में नाओमी को अचानक एक पैनिक अटैक आता है और वह बाहर निकलने के लिए गुस्से में कार की सीट से विंडो को तोड़ देती है। मैट ऐसा करने से उसे रोकता है, तभी उसे लीवर पेन होने लगता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मैट नाओमी को संभालता है और उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि बच्चे की डिलीवरी की कैसे जाए। लेकिन काफी दर्द सहने के बाद नाओमी को एक प्यारी सी बेटी होती है। अब साथ ही साथ वो दोनों अपनी बेटी का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि नाओमी की कांच तोड़ देने से ठंड कार के अंदर भी आ रही थी। मैट अपनी बेटी को सीने से लगा लेता है ताकि वह ठंड से बच सके, लेकिन उन दोनों को पता था कि यह छोटी सी बच्ची इस ठंडी को सहन नहीं कर पाएगी। ऐसे उनके कई दिन बीतने लगते हैं और उन्हें कार में फंसे हुए 20 दिन हो जाते हैं और उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। वे दोनों बर्फ खा करके और बर्फ का पानी पी करके वहाँ पर जिंदा थे और उधर बच्ची ठंड के मारे काफी रोने लगती है, जिससे कि मैट अपनी जैकेट उतार करके बेटे को उठा देता है। लेकिन मैट को काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है और उसका शरीर सिकुड़ जाता है और मैट सिकुड़ते हुए सो जाता है। और अगले सुबह जब नाओमी देखती है तब मैट का शरीर जान छोड़ चुका होता है। नाओमी इससे काफी रोती है और वह तुरंत अपने आप को संभालते हुए उस कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है। अब वह हर हाल में कार से बाहर निकलना चाहती थी। भूख लगने पर वह अपनी डायरी के कागज को खाती और ज्यादा ठंड लगने के कारण उसने मैट के भी कपड़े पहन लिए थे। अब नाओमी को फंसे हुए वहाँ पर 24 दिन हो जाते हैं। तभी वह देखती है कि खिड़की से उसे कुछ रोशनी आती दिखाई देती है और बर्फ थोड़ी थोड़ी पिघलती रहती है। इसलिए वो कार की खुली खिड़की के पास जाती है और बर्फ को हटाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में वह उतना बर्फ हटा देती है जिससे कि वह वहाँ से बाहर निकल सके और नाओमी अपने हस्बैंड को आखिरी बार अलविदा करती है और अपनी बेटी को वहाँ से लेकर के निकल जाती है। बाहर अभी बर्फीली हवाएं चल रही थी और उसे दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखता। नाओमी गिरते पड़ते चलती रहती है और काफी दूर चलने के बाद आखिरकार उसे एक होटल दिखाई देता है और वह होटल में चली जाती है, जहाँ पर उसका मेडिकल चेकअप किया जाता है और उसके साथ साथ उसकी बेटी का भी। और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।